Yes, good afternoon. Good afternoon, Satyam, Nidhi, Ankita. Good afternoon to all. जल्दी जल्दी आ जाओ भाई, दिवाली हैंगओवर खत्म करो, मंडे को ही हो जाना चाहिए, आज तो वेडनेसडे है। पहले तो मुझे बताएंगे निधि, अंकिता एंड ऑल कि लास्ट मैंने प्रोनाउन में कौन सा पार्ट करवाया था। हाउ आर यू? आई एम फाइन। एंड हाउ वाज योर दिवाली? माय दिवाली वाज आल्सो गुड एंड होपफुली आप लोग की भी दिवाली अच्छी होगी। आनंद, यू पीपल मस्ट हैव एंजॉयड। यस सुधाकर, गुड आफ्टरनून। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, कहाँ लास्ट क्लास कहाँ तक किया था प्रोनाउन में? गुड आफ्टरनून सुखवीर। धनतेरस में क्या लिया? घर आना तो बताऊं, दिखाऊंगी क्या लिया है। कैसे हो? आई एम फाइन दीपक। वसीम कैसे हो? आज बहुत दिनों बाद लाइव क्लास ले रहा हूं, कहाँ थे इतने दिन? गुड आफ्टरनून अलीबा। क्या है रेसिप्रोकल? अच्छा रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस ईच अदर और वन अनदर किया था। रिफ्लेक्सिव हो गया है? रिफ्लेक्सिव हो गया है? आज प्रोनाउंस खत्म करना है हमें। गुड आफ्टरनून मुकुल। ईच अदर, वन अनदर एंड एग्जाम्पल्स किया था। हाँ हाँ, पहले बताओ मुझे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ है कि नहीं हुआ है? रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव बताना है, शायद नहीं हुआ है। नहीं हुआ। आज हम रिफ्लेक्सिव और रिलेटिव करेंगे। चलो आज पहले रिलेटिव से शुरू करते हैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत वास्ट है। रिलेटिव प्रोनाउंस, ठीक है। टुडे विल कंप्लीट प्रोनाउंस। 2 दिन और बचा है हमारा, कल 31 है ना। इस वीक में 2 डेज और बचा हुआ है, उसमें हम अपना नाउन कर लेंगे और नेक्स्ट वीक में आर्टिकल छोटा सा टॉपिक है एंड देन विल कंसंट्रेट ऑन वोकैब। रिलेटिव प्रोनाउंस, ऑलरेडी आई हैव टॉट यू रिलेटिव प्रोनाउंस, थोड़ा सा ऊपर ऊपर बताया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। देयर आर 5 रिलेटिव प्रोनाउंस, हु, हुज, हुम, विच और दैट, ठीक है। देयर आर 5 रिलेटिव प्रोनाउंस, हु, हुज, हुम, विच, दैट। इसको डिटेल में करेंगे। मुकुल, दिस इज माय फर्स्ट लाइव क्लास, वेलकम। सबसे पहले मुझे बताओगे हु, हुज और हुम, ये लोगों के लिए यूज होता है या चीजों के लिए? और विच और दैट? Who, whose, whom? When your personal app is going to launch, most probably in New Year, unique classes online. Who, whose और whom, लोगों के लिए, लोगों के लिए, persons के साथ। थिंग्स के साथ कभी भी who, whose, whom का यूज नहीं होता है, persons के। और what about this which or that? Which or that? Which or that person के लिए या थिंग्स के लिए? फर्स्ट लिविंग, सेकंड नॉन लिविंग, नहीं, दोनों के लिए। ये तो पर्सन्स के साथ यूज होता है, लिविंग के साथ, और ये दोनों के साथ। पर्सन्स के साथ भी यूज हो सकता है, थिंग्स के साथ। ये मत सोचना कि विच और दैट हमेशा थिंग्स के साथ यूज होता है, ये दोनों के साथ यूज होगा। जब भी हम किसी चीज, जब भी चॉइस की बात आती है, जब भी हम किसी चीज को चूज करते हैं, वहां विच का यूज करेंगे, चाहे वो पर्सन्स हो या थिंग्स हो। से मैंने बोला विच या हु ऑफ द 2 स्टूडेंट्स वॉज प्रेजेंट। चलो बताओ क्या लगाओगे इसमें? जब भी चूज करने की बारी आ रही है ना, या विच ऑफ द, या हु ऑफ द 2 पेन्स इज गुड, दोनों में से कौन सा पेन गुड है?
पर्सन्स के साथ विच पॉइंट आउट करने के लिए और दोनों के साथ विच पॉइंट आउट करने के लिए यूज होता है, लेकिन ध्यान रखना है कि जब विच डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम करे तब। जैसे मैंने लिखा, ये देखो मुकुल, विच बॉय, ठीक है, इंटरोगेटिव डेमोन्स्ट्रेटिव में यूज होता है, पॉइंट के लिए यूज नहीं होता। देखो, विच ऑफ द टू स्टूडेंट्स, दोनों में से कौन से स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे, तो ये तो स्टूडेंट्स के लिए, और अभी आपने बोला कि मैम स्टूडेंट्स के लिए विच नहीं लगता है, बट लग सकता है। हम विच और दैट पर्सन्स के लिए भी लगा सकते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा कि दैट पर्सन के साथ कब यूज होता है, बट अभी याद रखो कि विच पर्सन के साथ कब यूज होता है, जब चॉइस की बारी आती। चॉइस के लिए तो पर्सन हो या, हाँ, पर्सन के लिए चॉइस की बात हो रही है, तो या तो पर्सन हो या थिंग्स हो, कुछ भी हो जाए उसके लिए विच ऑफ द टू पेन्स या विच ऑफ द टू स्टूडेंट्स। तो हु, हुज, हुम, पर्सन्स, थिंग्स दोनों के लिए, और विच और दैट भी पर्सन्स, सॉरी, हु, हुज, हुम हमेशा पर्सन्स के लिए, थिंग्स के लिए कभी नहीं आएगा, बट विच और दैट पर्सन्स के लिए भी, थिंग्स के लिए भी। पर्सन्स के साथ कब आएगा, जब हम चूज करते हैं। अब इससे रिलेटेड कैसे कैसे एरर्स आते हैं वो पहले करते हैं, उसके बाद फिर डिटेल में इसको करने में टाइम लगेगा, लेंदी पार्ट है रिलेटिव प्रोनाउन। जो मैक्सिमम बैचेस ऑफ है करियर विल पे भी, दैट इज वाई सो सन्नाटा। हु, हुज और हुम लोगों के लिए कुछ सेंटेंसेस दे रही। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताओगे, ये हु कौन सा केस है, हु, हुज और हुम? ये हु कौन सा केस है? कौन सा केस है, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, क्या है ये? हुज इज सब्जेक्टिव केस। हु जो हमारा है वो सब्जेक्टिव केस, ठीक है, सब्जेक्टिव केस है। और हुज है ये पोजेसिव है। हुज मतलब हुज बुक, किसका बुक, काके की का सेंस आ रहा है, ये पोजेसिव केस। और हुम इज ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, हु इज सब्जेक्टिव केस। हु सब्जेक्टिव केस है, मतलब किसके लिए यूज होता है, हु सब्जेक्ट के लिए यूज होता है। हुज पोजेसिव है और हुम इज ऑब्जेक्टिव। अब ऊपर वाला सेंटेंस मुझे बताओ कि एरर कहां पे। दिस इज द रोड हुज इनॉग्रेशन वॉज डन बाय द चीफ मिनिस्टर। ये वही रोड है जिसका उद्घाटन चीफ मिनिस्टर ने किया। यस आनंद, हुज सब्जेक्टिव है, हुज पोजेसिव है एंड हुम ऑब्जेक्टिव। चलो इसका एरर बताओगे कहां पे है।
हुज की जगह हु होगा? बिल्कुल नहीं, हुम आएगा। रिप्लेस हुज विथ विच। विच कौन सा केस होता है बताना? दिस वॉज रोड विच वॉज इनॉग्रेटेड बाय द चीफ मिनिस्टर। दिस इज द रोड। वो तो आप कर सकते हो आनंद, लेकिन आपने इनॉग्रेशन का पार्ट ऑफ स्पीच बदल दिया। आपने इनॉग्रेशन का पार्ट ऑफ स्पीच बदल दिया, क्योंकि यहाँ पे इनॉग्रेशन है और हमारा इनॉग्रेशन नाउन है। और इनॉग्रेशन नाउन है ना, और आपने इनॉग्रेटेड कर दिया उसको, तो वर्ब में नहीं बदला जा सकता है। दिस इज द, ये देखो, ये हुज यहाँ पे गलत है। सबसे पहले ये हुज यहाँ पे गलत क्यों है? ये गलत इसलिए है क्योंकि हुज पोजेसिव केस है। हुज पोजेसिव केस है, और ये हुज किसके लिए यूज होता है? हुज पर्सन के लिए यूज होता है। अभी हमने किया कि हु, हुज और हुम हमेशा और हमेशा पर्सन के लिए होता है, बट यहाँ तो इसने रोड के लिए लगा दिया, गलत है। यहाँ पे हुज नहीं होगा। और कुछ बच्चे बोल रहे हैं विच होगा। ये विच कौन सा केस है? विच इज विच केस? पहले मुझे बताओगे विनय, विच कौन सा केस है? विच कौन सा केस है? पहले मुझे बताओ कि विच कौन सा केस है? किसने बोला कि दैट इज यूज एज अ पोजेसिव ऑफ नॉन लिविंग? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। विच कौन सा केस है? विच इज ऑल्सो ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। विच इज ऑल्सो ऑब्जेक्टिव, सॉरी, विच इज सब्जेक्टिव। विच हमारा सब्जेक्टिव केस, ठीक है। विच, एक मिनट, सत्यम ने सही आंसर दिया है, विच सब्जेक्टिव केस है। तो जब आप कोई पोजेसिव को हटाओगे तो पोजेसिव के बदले कोई पोजेसिव ही आएगा ना। आपने तो यहाँ पोजेसिव के बदले ऑब्जेक्टिव केस लगा दिया, सॉरी सब्जेक्टिव लगा दिया है। विच सब्जेक्टिव केस है, लेकिन यहाँ पे तो यहाँ पे पोजेसिव केस की जरूरत थी। दिस इज द रोड। ये वही रोड है जिसका इनॉग्रेशन का के की का सेंस आ रहा है। का के की के सेंस के लिए हमें पोजेसिव चाहिए, और यहाँ पर हमारा पोजेसिव था भी, लेकिन ये गलत था क्योंकि ये लोगों के लिए। आपने डायरेक्टली हुज को विच में बदल दिया, बट सेंटेंस सही नहीं हुआ, क्योंकि पोजेसिव को रिप्लेस करोगे किसी पोजेसिव से ही, बट विच तो पोजेसिव नहीं है, विच तो ऑब्जेक्टिव है। विच भी नहीं लग रहा है, समझ नहीं आ रहा है, विच भी नहीं लग रहा है वही तो मैं पूछ रही हूँ। अब देखो, दिस इज द रोड, हुज इनॉग्रेशन। अब इस केस में करना क्या होता है? हुज तो नहीं होगा, हुज लिविंग के लिए होता है, बट यहाँ नॉन लिविंग के लिए लगा दिया। अब पोजेसिव लगाना है, और विच का तो पोजेसिव बनता नहीं है। हाँ, अब सही विनय आ रहे हैं आंसर, विनय सही आंसर पे आ रहे हैं।
जिसका पोजेसिव, जैसे हु का पोजेसिव हुज बन गया, ही का पोजेसिव हिज बन गया, शी का हर बन गया, ये सब पोजेसिव बन जाता है। जिसका पोजेसिव नहीं बनता है, तो पोजेसिव बनाने के लिए हम एक और चीज का यूज करते हैं, किसका? एक प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, ऑफ। आपको याद होगा मैंने प्रेपोजिशन में बताया है, दिस ऑफ डिनोट्स पोजेशन। पोजेशन मतलब का, के, की। तो आप ऑफ लगा के, विच का तो पोजेसिव बनता नहीं है, बट विच को पोजेसिव बनाने के लिए आप ऑफ लगाओगे। दिस इज द रोड ऑफ विच इनॉग्रेशन। एक मिनट, ऑफ लगा के, विच का तो पोजेसिव नहीं बनता है, बट आपने ऑफ लगा के बना दिया, लेकिन ये फिर भी ये गलत है। अब गलत इसलिए है क्योंकि ऑफ विच का पोजीशन सही नहीं है। ये मुझे बताओ कि ये जो विच रिलेटिव प्रोनाउन है, ये किसके लिए? ऑफ विच मतलब जिसका, जिसका। ये जिसका किसके लिए लगना चाहिए? ये जिसका रोड के लिए है या इनॉग्रेशन के लिए? क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन ठीक उसी नाउन के पहले लगाते हैं जिसकी विशेषता वो बताता है। ये ऑफ विच मतलब जिसका, ये जिसका किसके लिए है? रोड के लिए है या इनॉग्रेशन के लिए? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। बस मुझे एक आंसर दो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये रोड के लिए नहीं है निधि, यही गड़बड़ कर रहे हो आप लोग। ये रोड के लिए नहीं है। दिस इज द रोड जिसका, ये जिसका इनॉग्रेशन के लिए। रोड वॉज नॉट डन बाय द चीफ मिनिस्टर। रोड को डन नहीं किया गया। क्या डन किया गया? इनॉग्रेशन। इनॉग्रेशन चीफ मिनिस्टर के द्वारा हुआ, तो ये यहां पे भी गलत है। रिलेटिव प्रोनाउन को उसी नाउन के पहले लाओगे जिसकी विशेषता वो बताता है। अब ये सही हो गया। दिस इज द रोड, यहाँ पे द लगा दोगे। द इनॉग्रेशन ऑफ विच वॉज डन बाय द चीफ मिनिस्टर, क्योंकि यहाँ जो विच था ये रोड के लिए था, लेकिन रोड के लिए नहीं है। ये रोड के लिए बिल्कुल नहीं है। ये किसके लिए? जिसका इनॉग्रेशन के लिए, जिसका इनॉग्रेशन चीफ मिनिस्टर के द्वारा हुआ। ये जो विच है ना, ये रोड के लिए। जिसका रोड नहीं है। अगर मैं ऐसे बोलूं, ये देखो, राम्स बुक, तो इस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट क्या है? राम की किताब। मेन सब्जेक्ट राम नहीं है, मेन सब्जेक्ट किताब है। राम्स बुक्स आर, राम तो सिंगुलर है, बट यहाँ राम्स की बात नहीं हो रही, बात राम की बुक की हो रही। यहाँ पे रोड की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है रोड की इनॉग्रेशन। इनॉग्रेशन को किया गया चीफ मिनिस्टर के द्वारा, तो इनॉग्रेशन के पहले आए। एक सेंटेंस और दे रही हूं, सही इसका सेंटेंस क्या बनेगा? दिस इज द रोड द इनॉग्रेशन ऑफ विच वॉज डन बाय द चीफ मिनिस्टर। एक सेंटेंस और देती हूं, बोल्ड हो गए हम लोग। The Ganga is the river whose origin has always been the matter of speculation. गंगा एक ऐसा नदी है जिसका ओरिजिन हमेशा स्पेकुलेशन का विषय रहा है। स्पेकुलेशन मतलब कोई बोलता है गंगा का स्रोत गंगोत्री से है, तो कोई कहीं कहीं से बताता है। तो गंगा का ओरिजिन हमेशा स्पेकुलेशन, गेसिंग। अलग अलग लोग की अलग अलग लोग का अलग अलग मानना है कि गंगा कहाँ से निकल के आए। चलिए बताइए। द गंगा इज द रिवर। एक तो ये हुज है, और हुज नदी के लिए लगा है, नदी को के साथ तो पर्सन के साथ हुज रहता है, ये तो नहीं आए। अब आप बोलोगे मैम विच आएगा, विच भी नहीं होगा।
क्योंकि अगर आप पोजेसिव हटाते हो तो उसके बदले कोई पोजेसिव लगाओगे, विच का पोजेसिव नहीं होता है तो आप ऑफ विच लगा के बनाओगे। अब बताओ कि ये ऑफ विच सही जगह पे है। ऑफ विच मतलब जिसका, ये जिसका किसके लिए लगा है? गंगा के लिए लगा है या गंगा के ओरिजिन के लिए? विवाद या मुद्दा क्या है? मुद्दा गंगा नहीं है, मुद्दा है गंगा का ओरिजिन, तो यहां पे नहीं होगा। द गंगा इज द रिवर द ओरिजिन ऑफ विच। रिलेटिव प्रोनाउन को जस्ट उसी नाउन के पहले लगाओगे जिसकी विशेषता वो बताता है। ओरिजिन के लिए हैज ऑलवेज बीन अ मैटर ऑफ स्पेक्यूलेशन। राधे राधे निशा, राधे राधे। ओरिजिन ऑफ विच, यस सही है। चलो एक तो हुज वाला हो गया, ओरिजिन के बाद लगाना है, हुज वाला हो गया। अब आगे चलते हैं। आज तो गर्ल्स की अटेंडेंस ही ठीक ठाक है, ये सारे ब्रो लोग अभी बिजी होंगे भाई दूज में। तो आंसर की भी आया है बहुत सारे, मेंस का आंसर्स खास करके मैथ्स का बहुत सारा आंसर्स गलत भी आया हुआ है। अभी हमने हुज कर लिया, अब आ जाओ हु और हुम। आ गए अभिषेक। हु, हुज कर लिया, हु और हुम। हु ऑब्जेक्टिव, हु सब्जेक्टिव केस है इसलिए ये डिनोट करता है, हु डिनोट्स सब्जेक्ट, और हुम ऑब्जेक्टिव केस है इसलिए हुम किसके लिए यूज होता है? ऑब्जेक्ट के लिए। और एक छोटा सा ट्रिक मैं बता रही हूँ, बट ये ट्रिक कहाँ कहाँ काम नहीं आता है वो भी बताऊंगी। छोटे सेंटेंसेस में काम आ जाएगा बट लेंथी सेंटेंस में काम नहीं आता है। हु सब्जेक्ट के लिए यूज होता है और हुम ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है। कभी कभी बच्चों का कंफ्यूजन होता है कहाँ हु लगाया जाए कहाँ हुम लगाया जाए, क्लोज टेस्ट में भी कंफ्यूज करता है। छोटा सा ट्रिक है, हु के तुरंत बाद एक वर्ब आएगा, इट इज फॉलोड बाय अ वर्ब, बट ये ट्रिक कहाँ काम नहीं आएगा वहां भी बताऊंगी। हु इज फॉलोड बाय अ वर्ब क्योंकि हु हमारा सब्जेक्ट है, हु जो हमारा सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब आता है। ओके, बट हुम ऑब्जेक्ट को डिनोट करता है, तो हुम के बाद, हुम ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है, तो हुम के बाद क्या आता है? एक क्लॉज। और मैंने आपको कंजंक्शन में पढ़ाया है, क्लॉज क्या है? सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब मिलके क्लॉज बनाता है। तो हुम के बाद एक क्लॉज आएगा और हु के बाद वर्ब आएगा। दिस इज द बॉय हु या हुम हेल्प मी, ये वही लड़का है जिसने मेरी हेल्प की। थोड़ा ट्रिक देखते हैं आप। ये हमारा सब्जेक्टिव केस है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। और मैंने क्या बताया? हेल्प्ड क्या है? हेल्प्ड वर्ब है। और किसके तुरंत बाद वर्ब आता है? किसके तुरंत बाद वर्ब आता है? हु के तुरंत बाद वर्ब आता है। यहाँ सिंपली वर्ब है तो हु होगा, ये गलत है। और आई क्या है? हमारा सब्जेक्ट, और नो क्या है? वर्ब। और सब्जेक्ट और वर्ब मिलके क्या बनाता है? क्लॉज बनाता है। और क्लॉज के साथ क्या लगाओगे? होम। ही इज द बॉय हु या हुम आई नो वेल। ठीक है, दिस इज द बॉय। यस, यहाँ तो ये ट्रिक काम आ गया, क्योंकि याद रखो आप, ये सब वर्ब है,
और वर्ब है तो वर्ब के साथ साथ हमेशा एक सब्जेक्ट चाहिए, और हु हमारा सब्जेक्टिव केस है, हुम नहीं लगा सकते, ठीक है। और ये तो क्लॉज है, यहाँ तो हमारा सब्जेक्ट आई हो गया, ये सब्जेक्ट हमारा आई हो गया, आई नो, और ये वर्ब हो गया, ये क्लॉज है, और क्लॉज के साथ हुम लगाते हैं। और थोड़ा सा हम इसको कंसेप्चुअली भी समझते हैं। ही इज द बॉय हु या हुम हेल्प मी, वही लड़का है जिसने मेरी हेल्प की। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट किसे बोलते हैं? जो सेंटेंस में काम कर रहा है उसे सब्जेक्ट बोलते हैं। इस सेंटेंस में काम किसने किया? दिस इज बॉय, बॉय ने हेल्प की, ठीक है। काम करने का मी तो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, मी तो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इसका मतलब है कि ये हु ऑब्जेक्टिव केस हो ही नहीं सकता है, ये बॉय के लिए है। बॉय ने काम किया मदद करने का, तो बॉय ने काम किया, इसका मतलब बॉय सब्जेक्ट है, और इसी बॉय के लिए हु लगा, इसलिए सब्जेक्टिव केस। और ही इज द बॉय हु या हुम आई नो वेल, ये वही लड़का है जिसे मैं जानती हूँ। यहाँ का सब्जेक्ट हमारा बॉय नहीं है, आई नो, जानने का काम मैं कर रही हूँ, तो मैं सब्जेक्ट हूँ, और जिसको मैं जानती हूँ वो ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब है ये बॉय ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के लिए होम यूज होगा। अब थोड़ा सा और लेंदी सेंटेंसेस बढ़ा रही हूँ। ये ट्रिक तो यहाँ पे काम आ गया। सेंटेंस छोड़ा था तो वर्ब के बाद वर्ब के साथ हु लगा दोगे सब्जेक्ट, और क्लॉज आ गया तो हुम लगा दोगे। आज बहुत दिन बाद लाइव देख रही हूँ, कहाँ रहते हो भाई? चलो बताओगे अब? ही इज द बॉय हु या हुम आई थिंक स्टोल द रिंग। थोड़ा सेंटेंस लेंदी किया मैंने। ये वही लड़का है जो कि मुझे लगता है जिसने रिंग चुराया। ये कैसी विपदा है कि बैच एंड होने को है और न्यू स्टूडेंट लाइव आ रहे हैं। या यस विपदा है ही। ही इज द बॉय हु या हुम आई थिंक। आप क्या करोगे ना, आप तो यही सोचोगे आई हमारा सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज बनाता है। और अभी तो मैम ने बताया क्लॉज के साथ हुम होगा, आप हुम टिक करोगे, बट आंसर इज हु। क्यों ऐसा है? दोनों में, यस अभिषेक, दोनों में हु होगा। ये देखो, ही इज द बॉय हु या हुम आई थिंक स्टोल द रिंग। जब भी सेंटेंस में कोई वर्ब हो, ठीक है, जब भी सेंटेंस में कोई वर्ब हो, ये रिंग क्या है? व्हाट इज रिंग? रिंग क्या है? अब अंगूठी मत भेजना वहां से लिख के। रिंग क्या है? सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है?
ऑब्जेक्ट है हमारा। इतना को छोड़ दो। देखो ये जो जब भी सेंटेंस में कोई वर्ब होता है ना, तो हर वर्ब का अपना एक सब्जेक्ट जरूर होता है, ठीक है। जब भी कोई वर्ब रहेगा उसका एक अपना सब्जेक्ट रहेगा। ये भी वर्ब है, ये वर्ब है, और ये हमारा सब्जेक्ट है। तो इस सब्जेक्ट को तो अपना वर्ब मिल गया, इतना छोड़ दो। इस सब्जेक्ट के पास अपना वर्ब है। अब ये देखो, ये वर्ब है, वर्ब है, वर्ब के बाद वाला पार्ट ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है कि वर्ब के पहला वाला भाग क्या रहेगा? हमें 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 अपना ऑब्जेक्ट तो मिल गया, अब हमें फिर से ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। अब हमें किसकी जरूरत है? वर्ब का आगे वाला पार्ट सब्जेक्ट। ही इज द बॉय हु आई थिंक स्टोल द रिंग। क्योंकि रिंग हमारा ऑब्जेक्ट है, हमें फिर से ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं चाहिए, हमें सब्जेक्ट चाहिए। क्योंकि चुराने का काम किसने किया है? बॉय ने किया। बॉय एक्टिव है, बॉय हमारा सब्जेक्ट है, रिंग तो उसने चुराया। बॉय सब्जेक्ट है इसलिए सब्जेक्टिव केस होगा। ये तो ऑब्जेक्टिव था इसलिए ये गलत है। He is the person who या whom I think to be, I suppose to be honest। ये वही पर्सन है जो मुझे लगता है कि ऑनेस्ट है, ईमानदार है। इसमें भी होगा, ही इज द पर्सन हुम आई सपोज। ये देखो, आई हमारा सब्जेक्ट है, उसका वर्ब तो उसे मिल गया, आई को तो अपना वर्ब मिल गया। ही इज द पर्सन हु या हुम आई सपोज टू बी ऑनेस्ट। ये ऑनेस्ट कौन है? ऑनेस्ट किसके बारे में बोली जा रही है? ये पर्सन के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं बोला जा रहा। तो हु होगी, हु होगा, दोनों जगह हु होगा। सेंटेंस लेंदी आ गया, दो वर्ब आ गया, दो सब्जेक्ट आ गया, तो थोड़ा सा समझ के करना है। अगर इजी सेंटेंस आ गया तो वो तो आराम से कर लोगे। जैसे ये तो इजी था, ही इज द गर्ल हु स्टोल द बुक। ये तो छोटा सेंटेंस था, इसमें तो बात ही नहीं है। एक वर्ब है, देखो, एक हमारा ये हमारा वर्ब है, वर्ब के बाद वाला पार्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसका मतलब है इसका पहला वाला पार्ट सब्जेक्ट चाहिए। गर्ल ने बुक चुराया, तो गर्ल सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के लिए हमने हु लगाया। कंफ्यूजन आपका लेंदी सेंटेंस में हो गया, जहां बीच में एक और सब्जेक्ट वर्ब डाल देंगे। इस सब्जेक्ट को अपना वर्ब मिल गया है, इसका अपना ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है। अब देखना है कि रिंग किसने चुराया? आई ने तो रिंग नहीं चुराया ना। सब्जेक्ट जो काम करता है उसका प्रभाव ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, तो काम तो बॉय ने रिंग चुराया ना। तो बॉय हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, चुराने का काम किया किसको? रिंग को। चलो बताओ, इज इट क्लियर? रिस्पॉन्ड करो फिर आगे बढ़ूंगी। हु और हुम किया, नाउ लेट अस मूव टू विच और दैट। पहले लिख रही हूं, आप भी लिख लो, उसके बाद एक्सप्लेन करूं।
विच और दैट पर्सन और थिंग्स दोनों के साथ यूज होता है. विच का यूज कब होगा? जब हम चॉइस की बात करते हैं. अब हम दैट का भी देखेंगे. पहले तो विच और दैट में बेसिक डिफरेंस क्या है, आप इसको लिखो फिर मैं समझाती हूँ. एक बैंकिंग के सेट में मैंने देखा था, बाकी सारा ऑप्शन सेम था, बट ऑप्शन में आज एक्स्ट्रा क्लास लोगी क्या मैम? क्यों नहीं लूंगी, इसके बाद तो मेरी क्लास है ना. एक्स्ट्रा क्लास नहीं होगी आज. ऐसा क्यों पूछ रहे हो एक्स्ट्रा क्लास? आपके क्लास के बाद फिर मैं घर जाके क्लास लेती हूँ, टाइम से पहुंचना होता है मुझे. It takes 45 minutes to 1 hour. I end your class at 4:30, then I reach home at 5:30, and उसके बाद get freshen up और 6 o'clock से लगातार 10:30 तक क्लास चलती है. विच और दैट में एक बारीक सा डिफरेंस है. विच किसी भी चीज के बारे में अतिरिक्त जानकारी देता है. विच किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, और दैट किसी भी फैक्ट या आइडिया को एक्सप्लेन करता है. जैसे आई बॉट द पेन्स विच वर रेड इन कलर और दैट वर रेड इन कलर. मैंने वो पेन खरीदा जो कि रेड कलर का था. तो जो विच है यहाँ पे आंसर विच है, क्योंकि यहाँ पे कोई चीज एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा, यहाँ पे अतिरिक्त जानकारी दी जा रही है. कौन सा पेन? वो पेन जो कि रेड कलर का था. पेन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है. विच. ऑल विच और दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड. हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है. तो यहाँ पे सोना के बारे में एडिशनल जानकारी नहीं दी जा रही है. एक फैक्ट को एक्सप्लेन किया जा रहा है कि जरूरी नहीं है कि जो चीज ऊपर से चमकीला दिखे वो अंदर से अच्छा ही हो. तो दिस इज अ सर्टेन आइडिया या फैक्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं. दैट आई विल गिव यू द न्यूज विच या दैट आई रेड इन द न्यूज पेपर. थर्ड में भी विच होगा. यहाँ न्यूज के बारे में अतिरिक्त जानकारी दी जा रही है. कौन सा न्यूज? मैं तुम्हें वो न्यूज दूंगा जो मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है. और चेन्नई जो कि कन्याकुमारी से 700 किलोमीटर्स है, यहाँ कोई फैक्ट और आइडिया एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा. चेन्नई के बारे में एडिशनल बात बोल दिया. मैं चेन्नई जाऊंगा. कौन
जो कि चेन्नई, जो कि कन्याकुमारी से इतने किलोमीटर्स दूर है। चेन्नई के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन, दिस इज विच। अब हम दैट पे चलेंगे। दैट कहाँ कहाँ लिविंग थिंग के साथ, वैसे तो दैट नॉन लिविंग के साथ यूज होता है, बट दैट लिविंग के साथ भी यूज होता है। किस किस कंडीशंस में वो करते हैं? जनरल स्पीकिंग में इतने ध्यान देते हैं लोग, नहीं देते हैं, बट यहाँ तो नंबर मिलने वाला है, सैलरी मिलने वाली है, जॉब मिलने वाला है। यूजेस ऑफ दैट, लिखते जाओ, फिर समझाती हूँ। सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के साथ लिविंग हो या नॉन लिविंग? मैम आप बरेली से है क्या? नो नो, आई एम नॉट फ्रॉम बरेली। सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, हमेशा दैट वाला रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होगा। सुपरलेटिव डिग्री मैंने जेटे में पढ़ा दिया है, जब 10th तक का मैंने टाइम लिया है, 10 to 12th, 10 to चलो 15 तक का, इसके बीच में 15 के पहले तो खत्म कर लेना है। विथ सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्रीज में जब तुलना 2 से ज्यादा के बीच में होता है, तो वहां लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, दैट का यूज होगा। वर्स्ट, रिचेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री के साथ दैट। आपके दिमाग में आएगा ये तो पर्सन के लिए यूज हो रहा है, ये हु किसके लिए? पर्सन के लिए। पर्सन लिविंग थिंग के लिए तो हम डैट का, हु का यूज करते हैं, डैट का यूज नहीं करते, बट आंसर इज दैट। क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया? सुपरलेटिव डिग्री। जब भी सुपरलेटिव डिग्री आ गया, यहाँ पे या पर्सन होता या थिंग होता, उसके साथ, हाँ मैम इंडिया से है, बिल्कुल इंडिया से हूँ मैं। आज तो सब नए नए नेम्स दिख रहे हैं, पुराने वाले सब अंडरग्राउंड हो गए, एक्सेप्ट आनंद, सत्यम एंड अंकिता एंड ऑल गर्ल्स, बाकी तो नए नए आज दिख रहे हैं। दिवाली के बाद कुछ आत्मा जागी है, सोचा चलो बैच खत्म हो रहा है, अब क्लास कर लेते हैं। अब कुछ वर्ड्स आपको थोड़ा सा मेमोराइज करना है, कुछ वर्ड्स ज्यादा नहीं दूंगी, मेन जो एग्जाम्स में आता है, कुछ वर्ड रट डालना है कि जो सेंटेंस में जहां भी आ गया वो अपने साथ कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन लेगा, दैट, लिविंग हो या नॉन लिविंग, विथ वर्ड्स लाइक एनी, अलोन, ऑल, एनीथिंग, none, nothing, same, such, little,
नेगेटिव वर्ड है फ्यू, और फ्यू नहीं, फ्यू। सेम, सच और ओनली, ये तो आता है बहुत बार। इसके साथ कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज होगा? दैट, द रिलेटिव प्रोनाउन दैट इज यूज्ड। एग्जाम्पल दे रही हूं मैं, लिविंग हो या नॉन लिविंग, ये सारे वर्ड जहां भी आ गया उसके साथ दैट, विच भी नहीं करोगे, दैट यूज करो। मेरी मम्मी 2:30 बजे से ही याद दिलाना शुरू कर देती है। मम्मी ऐसी ही होती है। लास्ट वर्ड क्या है? लास्ट वर्ड फ्यू, फ्यू, FEW, FEW। मम्मी लोग ऐसे ही होती है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ मम्मी। ये सारे वर्ड्स है, ओनली, अलोन, एनी, एनीथिंग, सेम, सच, नथिंग, फ्यू, लिटिल, ये सारे वर्ड्स अपने साथ एक ही रिलेटिव प्रोनाउन लेता है, वो है दैट। जय हिंद, बहुत टाइम से आगे हैं।
अब गांव से आगरा आया हूँ और आने के तुरंत बाद क्लास ले रहा हूँ। चलो लिख लिया होगा। द पर्सन हु या दैट हेल्प्स हिम इज अ फूल। यहाँ तो सही है, द पर्सन पर्सन के लिए लगा है हु, बट यहाँ पे एनी आ गया, एनी पर्सन, और अभी लिखवाया था एनी, अलोन, एनीथिंग, जब भी आ गया वर्ड्स को ध्यान रखना, एनी आ गया, एनी जब भी आ गया, लिविंग हो या नॉन लिविंग दैट, बट यहाँ कुछ भी एनी वगैरह नहीं था। हु, ही इज अलोन, वो अकेले ही सारा चीज मैनेज कर लेगा। तो आपको लगेगा कि ये हु किसके लिए है, ही के लिए है, और ही तो पर्सन है, पर्सन के साथ तो हु लगना चाहिए, बट लगेगा क्या, दैट। ठीक है, क्यों दैट लगेगा, अलोन आ गया। उसी तरह नथिंग, नथिंग तो नॉन लिविंग के लिए आता है, और नॉन लिविंग के लिए देयर इज नथिंग विच या दैट कैन शेक मी, कोई ऐसा चीज नहीं है जो मुझे हिला सकता है। तो नथिंग नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग के लिए विच और दैट दोनों आता है, बट दैट आएगा नथिंग के साथ हमेशा दैट। ही इज द सेम पर्सन, अगर सेम नहीं रहता, पर्सन रहता तो हु लगाते, बट सेम वर्ड आ गया, सच वर्ड आ गया, ही सच अ पर्सन दैट कैन नॉट बी, सबके साथ दैट आएगा। दिस इज द बेस्ट, बेस्ट वर्ड आ गया, सुपरलेटिव डिग्री आ गया, दिस इज द बेस्ट विच आई कैन डू फॉर ही नहीं होगा, दैट होगा, दैट होगा अंकिता, क्योंकि बेस्ट वर्ड आ गया और बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा दैट, दिस इज द बेस्ट दैट आई कैन डू फॉर यू।
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस मैंने आपको बताया था, जितने भी सेल्फ वाले प्रोनाउंस होते हैं, जैसे आई का माई सेल्फ, वी का वी प्लूरल है, अगर वी प्लूरल है तो उसका एफ क्या में बदल जाएगा, आर सेल्व्स. दे भी प्लूरल है, दे का देम सेल्व्स. उसी तरह ही का हिमसेल्फ, शी का हर सेल्फ. यू का तो दो बनता है, क्योंकि यू सिंगुलर भी होता है, यू प्लूरल भी होता है. ठीक है, यू सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, तो यू का दोनों बनता है. योर सेल्फ भी बनता है, यू का योर सेल्फ भी बनता है. जहां यू प्लूरल के रूप में काम कर रहा है, यू पीपल शुड डू योर वर्क योर सेल्फ, और यू डू योर वर्क योर सेल्फ. सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है. ये एक होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस और एक होता है एम्फसाइजिंग प्रोनाउंस. बच्चों का हमारा वैसे एम्फसाइजिंग से आता नहीं है, बट बता दूं आपको, एम्फसाइजिंग प्रोनाउंस होता है. वर्ड में ही है एम्फसाइज करना, जोर डालना. अगर वर्ब के पहले लगा, जैसे लिखा मैंने आई डिड द वर्क, क्योंकि एम्फसाइजिंग वाले प्रोनाउंस भी सेल्फ वाले होते हैं, रिफ्लेक्सिव भी सेल्फ होता है. तो कंफ्यूज हो गया आपकी कहाँ एम्फसाइजिंग है कहाँ रिफ्लेक्सिव है. आई डिड द वर्क माई सेल्फ और आई माई सेल्फ डिड द वर्क, दोनों जगह सेल्फ प्रोनाउन है. आई का माई सेल्फ, यहां भी आई का माई सेल्फ. अब बताओ किस सेंटेंस में थोड़ा ज्यादा दबाव डाल रहे हो. अब वही एम्फेटिक ही एम्फसाइजिंग है, दोनों सेम है रूपेंद्र. माई सेल्फ वाला में मैंने अपना काम खुद किया और मैंने खुद अपना काम किया. डिफरेंस देखो, यहाँ सेल्फ वाला प्रोनाउन वर्ब के बाद आ रहा है और यहाँ सेल्फ वाला प्रोनाउन वर्ब के पहले आ रहा है. तो जब सेल्फ वाला प्रोनाउन बाद में आए तो वो नॉर्मल रिफ्लेक्सिव है, और जहाँ पहले आ गया यहाँ थोड़ा सा ज्यादा जोर डाल रहे हैं. उसी को एम्फसाइजिंग प्रोनाउंस को एम्फेटिक भी बोलते हैं. ठीक है, दोनों सेम है, जोर डाल रहे हैं. बट एम्फेटिक और एम्फसाइजिंग से एरर नहीं आता है, एरर हमारा रिफ्लेक्सिव से आता है. ओके, तो चलो रिफ्लेक्सिव वाला करते हैं. पहले आप लिखोगे फिर समझाती हूँ इसको कैसे कैसे एरर्स आएगा, ये होता क्या है, कि बिना लिखे एग्जाम्पल्स के थ्रू नहीं समझ में आए.
तो पहले इसको लिखिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू द मैनेजर। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज कब होता है? जब हमारे सेंटेंस में डूअर और रिसीवर सेम हो। ठीक है, एक ही सेंटेंस में एक ही व्यक्ति हो जो डूअर भी हो, डूअर मतलब कर्ता भी वही हो और कर्म भी वही हो। एक ही सेंटेंस में, जनरली हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट कोई और होता है और ऑब्जेक्ट कोई और होता है। जैसे मैंने लिखा ही रैंग द बेल, काम किसने किया? ही ने। तो ही हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है। क्या काम किया? बेल बजाने का काम। काम तो ही ने किया, बट प्रभाव किस पे जाके पड़ा? बेल पे। तो बेल ऑब्जेक्ट है। जनरली हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट अलग होता है, ऑब्जेक्ट अलग होता है। काम सब्जेक्ट करता है, उसका प्रभाव ऑब्जेक्ट पे पड़ता है। और हम जो काम करता है, सब्जेक्ट का ही दूसरा नाम क्या है? डूअर। सब्जेक्ट को ही डूअर बोलते हैं। काम करने वाला व्यक्ति डूअर है और सब्जेक्ट के काम करने का असर जो रिसीव करता है वो हमारा क्या है? रिसीवर। काम का इफेक्ट जिस पे पड़ता है वो रिसीवर है और रिसीवर को ही हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो इजी वर्ड्स में, व्हेन इन अ सेंटेंस द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट आर सेम पर्सन, काम भी वही कर रहा है, काम भी वही कर रहा है और काम का इफेक्ट भी उसी पे पड़ रहा है, तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो सेंटेंस, यहाँ पे मैंने रिफ्लेक्सिव नहीं यूज कर सकती हूँ क्योंकि काम कोई और कर रहा है, इफेक्ट किसी और पे पड़ रहा है। रिफ्लेक्सिव का यूज कब होगा? जब डूअर और रिसीवर सेम हो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है। यहाँ आई ने किसको इंट्रोड्यूस किया? अब मुझे बताओ कि मैनेजर भी तो ऑब्जेक्ट है, मैनेजर भी हमारे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन, बट मैनेजर किसका ऑब्जेक्ट है? मैनेजर किसका ऑब्जेक्ट है? ये तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जो मैनेजर है ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, बट वर्ब का ऑब्जेक्ट तो माई सेल्फ है। आई ने किसको इंट्रोड्यूस किया? आई ने खुद को किया। तो आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, किसको इंट्रोड्यूस किया? ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। देखो यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है, आई भी सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट भी आई है। आई ने खुद को इंट्रोड्यूस किया, और जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो तो रिफ्लेक्सिव का यूज होता है। उसी तरह इसको आप ऑब्जेक्ट मानोगे, बट ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। बट यहाँ ही ने किसको इंट्रोड्यूस किया? यहाँ ही ने खुद को इंट्रोड्यूस किया, ही ने खुद को, अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। तो ही सब्जेक्ट है, ही ऑब्जेक्ट है, और जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो रिफ्लेक्सिव का यूज होगा। बट ये गलत है क्योंकि यहाँ ही ने खुद को इंट्रोड्यूस नहीं किया, यहाँ ही ने किसी हर को इंट्रोड्यूस किया। ही हमारा सब्जेक्ट है और ही ने सब्जेक्ट है और इंट्रोड्यूस किसको किया? हर को किया। तो हर हमारा ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे ही ने खुद को नहीं किया, किसी तीसरे पर्सन को किया, तो यहाँ रिफ्लेक्सिव की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर हो जाएगा। हर सेल्फ नहीं लगाओगे। कुछ बच्चे ये सोचेंगे ना कि चलो हर सेल्फ को हर सेल्फ रखते हैं, ही को शी में बदल देते हैं। ऐसा नहीं कर सकते हो, आप अपना सब्जेक्ट नहीं बदल सकते हो। अगर ही ने इंट्रोड्यूस किया है तो आप उसको शी में नहीं बदल सकते हो।
ओके, कुछ के दिमाग में आ रहा होगा, हर सेल्फ को हर सेल्फ रखते हैं और ही को शी में बदल देते, ऐसा नहीं है. यू कैन नॉट चेंज द सब्जेक्ट ऑफ योर सेंटेंस अंटिल एंड अनलेस द सब्जेक्ट इज रॉन्ग. सब्जेक्ट सही है, ही कोई और को कर रहा है, डूअर अलग है, रिसीवर अलग है, रिफ्लेक्सिव का यूज होगा ही नहीं. रिफ्लेक्सिव हटाने के लिए सिंपली सेल्फ हटा दो और हर कर दो. अब देखो इससे एरर कैसे कैसे आएगा. क्या चाहिए? नहीं, काम हो जाएगा. हाँ, एक ही है. ये कल चाहिए क्या? ये अब इसके यूजेस. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बन सकता है. ओके, अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैन नेवर बिकम द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बनेगा. किसी भी प्रोनाउन को सब्जेक्ट बनने के लिए कौन सा केस होना चाहिए? प्रोनाउन को सब्जेक्ट बनने के लिए सब्जेक्टिव केस होना चाहिए. माई सेल्फ एंड राम विल डू द वर्क, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है ये, एंड से जुड़ा है, दोनों सब्जेक्ट है. राम तो ठीक है सब्जेक्टिव केस है, बट माई सेल्फ तो रिफ्लेक्सिव केस है, और रिफ्लेक्सिव केस कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बनेगा. क्या होगा आंसर? कुछ बोलेंगे आई लगा दो, इसका माई सेल्फ का सब्जेक्टिव आई बनता है ना, आई एंड राम. ये भी गलत है क्योंकि 1-3 नहीं होता, इट्स 3 and 1, इट्स राम एंड आई. ओके, आई एंड राम नहीं होगा, राम एंड आई. राम इज थर्ड पर्सन, 3-1, ये तो लास्ट क्लास किया भी था. अब आपको कुछ वर्ड्स ध्यान रखना है. कुछ ऐसे वर्ड्स है जो अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेगा. ओके, कुछ ऐसे वर्ड्स है जो अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेगा, बट ओनली ऑन द कंडीशन कि जब डूअर और रिसीवर सेम हो. There are certain verbs
जो अपने साथ रिफ्लेक्सिव लेता हमेशा और हमेशा, बट ध्यान रखना है कि जब डूअर और रिसीवर सेम हो, विच टेक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। ये सारे मैं अभी जो वर्ब दूंगी ये अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कब लेगा? इसी शर्त पे जब डूअर एंड रिसीवर इज सेम। जैसे इंट्रोड्यूस वर्ड हमेशा और हमेशा अपने साथ रिफ्लेक्सिव लेगा। ध्यान रखना है कब? जब डूअर और रिसीवर सेम हो। इंट्रोड्यूस, अभी मैं एग्जांपल्स दे रही हूँ। इंजॉयड, वैसे तो मैं सारा एग्जाम्पल पास्ट में लिख रही हूँ, ये रूल प्रेजेंट के लिए भी लागू है। हर्ट, इंट्रोड्यूस, enjoyed, hurt, absented, disguised, adapted, reconciled, prided, prostrated, reconciled करना, avail, वाइल है यहाँ पे, वाइल प्लेइंग। एब्सेंटेड वाला आया हुआ है प्रीवियस में, एब्सेंटेड भी आया, अवेल भी आया, डिस्गाइज भी आया, सब आया हुआ है। उसीलिए आपको ज्यादा ना कंफ्यूज करते हुए मेन मेन दिया है। कुछ ऐसे वर्ड्स है जो अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस लेता है, बट ओनली ऑन द कंडीशन कि डूअर और रिसीवर सेम हो। कौन से वर्ड्स? इंट्रोड्यूस तो सबको पता है, इंट्रोड्यूस सबको पता है, इंजॉय भी पता है, हर्ट भी पता है, एब्सेंटेड भी पता है। डिस्गाइज, डिस्गाइज करना, अपने आप को किसी के वेश में छुपा लेना, हाइड करना। ओके, हाइड नहीं, पास्ट है तो हिड, हिड। प्राइडेड, गर्व करना। प्रोस्ट्रेट, प्रोस्ट्रेट का मतलब किसी के सामने आदर भाव से झुकना, नमन करना। ओके, आदर भाव से झुकना। मी एंड माई फैमिली करेक्ट है क्या? नो, गलत है, बोलते समय बोल देते हो, बट होगा माई फैमिली एंड आई। आई एंड माई फैमिली भी नहीं होगा, माई फैमिली थर्ड पर्सन है और आई फर्स्ट है, 3-1। प्रोस्ट्रेट का मतलब नमन करना, किसी के सामने झुकना आदर भाव से। रिकनसाइल मतलब पैचअप करना, मेल मिलाप। अवेल, अवेल भी लिखिए, अवेल इज मौके का फायदा उठाना, जैसे डिस्काउंट अवेल करते हैं। और एक और लिख लो, अडेप्टेड। अडेप्टेड, अडेप्ट करना मतलब सिचुएशन के अनुसार अपने आप को ढालना। ठीक है, आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू द मैनेजर। मैंने क्या बोला? ये सारे वर्ड्स अपने साथ, ये सारे वर्ब्स अपने साथ रिलेटिव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेगा, बट एक ही शर्त है, डूअर और रिसीवर सेम हो। आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, चलो यहाँ आई का माई सेल्फ लग रहा है क्योंकि आई ने खुद को इंट्रोड्यूस किया, तो यहाँ तो इंट्रोड्यूस वर्ड रिफ्लेक्सिव लेगा, बट यहाँ इंट्रोड्यूस वर्ड रिफ्लेक्सिव
नहीं लेगा, क्योंकि आई ने अपने आप को नहीं किया, आई ने किसी और को किया। देम लगाओ। नीचे लास्ट वाला सेंटेंस देखो, ही हर्ट हर सेल्फ वाइल प्लेइंग। ही ने किसी हर को हर्ट किया, ही ने किसी और को हर्ट किया, तो यहां रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्या होगा, ही हर्ट हर। बट ही हर्ट वाइल प्लेइंग, यहां तो कोई ऑब्जेक्ट दूसरा नहीं आ रहा, तो अंडरस्टूड है कि ही ने खुद को हर्ट किया, तो यहाँ पे हर्ट वर्ड अपने साथ रिफ्लेक्सिव लेगा, और ही का रिफ्लेक्सिव इज हिमसेल्फ। ही ने खुद को हर्ट किया, बट यहाँ ही ने किसी और को किया, यहाँ रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। मैं दे रही हूं और भी एग्जाम्पल्स। आज मैं आपका रिफ्लेक्सिव खत्म कर देती हूँ, और कल बस 10 मिनट लगेगा। प्रोनाउन का वो पार्ट जो सब्जेक्ट वर्ब से जुड़ा हुआ है वो कर लेंगे, एंड देन विल बी डन विथ प्रोनाउंस, एंड टुमारो इटसेल्फ विल स्टार्ट विथ आर्टिकल्स। आर्टिकल छोटा चैप्टर है। चलो, ही डिस्गाइज्ड एज अ बेगर, उसने अपने आप को भिखारी के वेश में छुपा लिया, ठीक है, एज अ बेगर। उसने किसको छुपाया, अपने आप को। और डिस्गाइज वर्ड हमेशा रिफ्लेक्सिव लेगा, क्योंकि अपने आप को छुपाया, ही का रिफ्लेक्सिव इज हिमसेल्फ। द कैमल्स अडेप्ट टू द सराउंडिंग्स, ये हमारा सराउंडिंग्स ऑब्जेक्ट है, बट किसका है, प्रेपोजिशन का है, तो इसको ऑब्जेक्ट नहीं मान लोगे, हमें वर्ब के ऑब्जेक्ट से मतलब है। कैमल किसके मतलब किसको ढाल रहे हैं आप, वातावरण के अनुकूल, वातावरण के अनुकूल कैमल्स अपने आप को ढाल रहे हैं, तो कैमल्स प्लूरल है, कैमल्स अडेप्ट देमसेल्व्स, देमसेल्व्स हो जाएगा। आई अवेल्ड, अवेल्ड एक बहुत ब्यूटीफुल वर्ड है, एक तो याद रखना, अवेल का मतलब है मौके का फायदा उठाना, एक तो अवेल वर्ड हमेशा अपने साथ रिफ्लेक्सिव लेगा। एंड द सेकेंड थिंग दैट इज टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन कि अवेल वर्ड हमेशा अपने साथ ऑफ लेगा। दो चीजें याद रखनी, एक तो अवेल वर्ड रिफ्लेक्सिव लेता है और दूसरा ऑफ भी लेता है। आई अवेल्ड, किसने मौके का फायदा उठाया, आई ने। आई अवेल्ड माई सेल्फ,
ऑफ द अपॉर्चुनिटी। ऑफ लगाने की इसलिए ज़रूरत पड़ रही ना क्योंकि यहाँ तो माई सेल्फ ऑलरेडी ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है और फिर एक तुरंत ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो आपको लगेगा कि इसी का ऑब्जेक्ट है, इसलिए मैंने ऑफ लगा के ये बताया कि ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है और ये हमारा वर्ब का ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, अवेल किया। द स्टूडेंट्स एब्सेंटेड, ये तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट ने किसको एब्सेंट रखा? स्टूडेंट्स ने अपने आप को एब्सेंट रखा और बहुत सारे स्टूडेंट्स है तो देमसेल्व्स। अगर एक स्टूडेंट होता तो द स्टूडेंट एब्सेंटेड हिमसेल्फ, एक स्टूडेंट होता तो हिमसेल्फ लगता। लास्ट वाला, वी इंजॉयड एट द पार्टी, ये जो एट है ये प्रेपोजिशन है और ये जो पार्टी है ये किसका ऑब्जेक्ट है? ये जो पार्टी है ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, बट यहाँ जो पार्टी है ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये तो वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ही वी क्या है? सब्जेक्ट। इंजॉयड क्या है? वर्ब। क्या को इंजॉय किया? पार्टी को, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ तो सब्जेक्ट अलग है ऑब्जेक्ट अलग है तो रिफ्लेक्सिव की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ऑब्जेक्ट है भी तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है और इंजॉयड वर्ड तो हमेशा अपने साथ रिफ्लेक्सिव लेता है। मैंने खुद को इंजॉय किया तो वी इंजॉयड आवरसेल्व्स। दोनों का सेंस भी अलग है। वी इंजॉयड आवरसेल्व्स मतलब हम लोगों ने अपने आप को इंजॉय किया, अपने आप को इंजॉय किया तो आवरसेल्व्स होगा, बट यहाँ हम लोगों ने पार्टी को इंजॉय किया। सब्जेक्ट अलग है ऑब्जेक्ट अलग है, रिफ्लेक्सिव का यूज नहीं होगा। ठीक है, इट्स ऑलरेडी टाइम। अब हम क्या करेंगे, कल बस थोड़ा सा 10-15 मिनट का बचा हुआ है तो टुमारो विल बी डन विद प्रोनाउंस। ओके, चलो आज एंड करती हूँ क्लास। थैंक यू एवरीवन।